नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत की उस नई रक्षा रणनीति की जो आने वाले समय में देश की युद्ध तैयारी और मिसाइल उत्पादन की पूरी तस्वीर बदल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक निजी भारतीय कंपनियों को देने की मंजूरी दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत में मिसाइल बनाने का काम सिर्फ सरकारी रक्षा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी कंपनियां भी इस बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान में मिसाइल निर्माण मुख्य रूप से सरकारी रक्षा कंपनियों के हाथों में केंद्रित है। वहीं भारत अब सरकारी उपक्रमों के साथ साथ निजी उद्योगों को भी इस सामरिक उत्पादन श्रृंखला में उतार रहा है। भविष्य में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के पास मिसाइल बनाने के कई स्रोत होंगे। अगर कभी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ दो मोर्चों पर संघर्ष की स्थिति बनी तो भारत केवल अपने मौजूदा मिसाइल भंडार पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि बड़े औद्योगिक नेटवर्क के जरिए उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में होगा। यानी यह फैसला सिर्फ मेक इन इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध के समय मिसाइलों की सप्लाई चेन को लगातार मजबूत बनाए रखने की रणनीति है। देखा जाए तो भारत अपनी रक्षा नीति में ऐसा बदलाव कर रहा है जिसका असर आने वाले वर्षों में देश की युद्ध क्षमता, सैन्य आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिखाई दे सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब रक्षा अनुसंधान को सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में बदलना चाहता है। इस नीति के तहत वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली, टैंक रोधी और जमीन से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइल प्रणालियों की तकनीक निजी उद्योग तक पहुंच सकती है। इनमें आकाश नाग, वीएश्योरेट्स, अस्त्र, रुद्रम, प्रलय और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल जैसी प्रणालियां शामिल हैं। हालांकि इन तकनीकों का हस्तांतरण पात्रता, प्रमाणन और सरकारी नियमों के आधार पर होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध के समय भारत किसी एक सरकारी उत्पादन इकाई या कुछ सीमित सप्लायरों पर निर्भर नहीं रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में फैला उत्पादन नेटवर्क जरूरत पड़ने पर मिसाइलों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत को अचानक इस तरह की रणनीति की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका एक बड़ा कारण हाल के युद्धों से मिले सबक हैं। ईरान के साथ 2026 के संघर्ष ने दुनिया को दिखाया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अत्याधुनिक मिसाइल और हथियार होना काफी नहीं है। उनके पास पर्याप्त संख्या में भंडार होना और युद्ध के दौरान उन्हें लगातार दोबारा बनाते रहना भी उतना ही जरूरी है। सीएसआईएस के आकलन के अनुसार ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका के पेट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर भंडार पर भारी दबाव पड़ा। अनुमान के मुताबिक पेट्रियट की उपलब्ध संख्या 1000 से नीचे और थार्ड की संख्या लगभग 250 तक पहुंच गई थी। विश्लेषण में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर मिसाइलों का भंडार तेजी से घटता है तो भविष्य के संघर्षों में अमेरिका को मिसाइलों को रोकने के मामले में ज्यादा जोखिम लेना पड़ सकता है। कुछ आकलनों में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने युद्ध से पहले मौजूद अपने पेट्रियट भंडार का करीब 2/3 तक इस्तेमाल कर लिया। उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन भंडारों को पुराने स्तर तक पहुंचाने में करीब 3 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। टोमाहॉक जैसी मिसाइलों के नए उत्पादन में भी काफी समय लगता है। यानी युद्ध के दौरान हथियार खर्च करना आसान है, लेकिन उस खाली हुए भंडार को दोबारा भरना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्टें भी सामने आईं कि अमेरिका को दूसरे देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से मिसाइलें वापस मंगानी पड़ी। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी सैन्य नेटवर्क के संसाधनों, तैनाती और उत्पादन क्षमता पर काफी दबाव पड़ा। पेंटागन को हथियारों का भंडार दोबारा भरने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक का मिसाइल भंडार एक क्षेत्रीय युद्ध के दौरान दबाव में आ सकता है, तो एक साथ दो मोर्चों पर होने वाले बड़े संघर्ष की स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत के लिए यह सबक और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सामने चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती मौजूद है। ऐसे माहौल में भारत किसी एक मिसाइल उत्पादन लाइन या सीमित संख्या में सरकारी कारखानों पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर युद्ध लंबा चलता है
तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि भारत के पास कौन सी मिसाइल कितनी शक्तिशाली है। असली सवाल ये होगा कि जरूरत पड़ने पर भारत कितनी जल्दी और कितनी बड़ी संख्या में नई मिसाइलें बना सकता है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को जोड़कर इसका सफल प्रयोग पहले ही कर लिया है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष गतिविधियां खोलने और आयन स्पेस जैसे ढांचे के बाद स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस ने सब ऑर्बिटल लॉन्च का सफल प्रदर्शन किया। ध्रुवा स्पेस के नैनो सैटेलाइट पीएसएलवी मिशन से लॉन्च हुए, जबकि पिक्सेल ने पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं और तकनीकी मदद तक पहुंच भी दी गई। अब रक्षा क्षेत्र, खासकर मिसाइल उत्पादन में भी इसी तरह की औद्योगिक ताकत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। डीआरडीओ के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत मार्च 2026 तक 134 कंपनियां भागीदार बन चुकी थीं। इस दौरान 2180 तकनीक हस्तांतरण समझौते हुए और 2780 से ज्यादा बौद्धिक संपदा अधिकार उद्योग के इस्तेमाल के लिए खोले गए। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी का असर उत्पादन और निर्यात पर भी दिखाई दे रहा है। 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24% रही। रक्षा निर्यात भी 2013-14 के 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत अब 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इस निर्यात में निजी क्षेत्र की भूमिका भी तेजी से बढ़ी है। 2025-26 में निजी कंपनियों का रक्षा निर्यात करीब 17,353 करोड़ रुपए रहा, जो कुल रक्षा निर्यात का लगभग 45% था। यही वजह है कि डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक को निजी कंपनियों तक पहुंचाने के फैसले को केवल एक औद्योगिक नीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह भारत की युद्ध तैयारी से जुड़ा फैसला भी है। ज्यादा कंपनियां उत्पादन में उतरेंगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी, छोटे और मध्यम उद्योग इससे जुड़ेंगे और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। यही क्षमता भारत को लंबी अवधि के संघर्ष में ज्यादा मजबूत बना सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। भारत अब सिर्फ मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं बढ़ा रहा, बल्कि युद्ध के दौरान उन्हें लगातार बनाते रहने की क्षमता तैयार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष ने यह दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में हथियारों और मिसाइलों का भंडार किसी भी बड़ी सैन्य शक्ति की कमजोर नस बन सकता है। ऐसे में डीआरडीओ की तकनीक और निजी भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता का यह मेल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर यह मॉडल सही तरीके से आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में भारत के पास सिर्फ अत्याधुनिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़ी संख्या में और लगातार बनाने की क्षमता भी होगी। और यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश है। भारत अब केवल युद्ध के लिए हथियार तैयार नहीं कर रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबे युद्ध को झेलने और अपनी मिसाइल सप्लाई को लगातार बनाए रखने की तैयारी भी कर रहा है। यही क्षमता आने वाले दशक में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक ताकतों में से एक बन सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभास साक्षी को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।